जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे लाइव हैं। तो आज जो है मेंसुरेशन की आखिरी क्लास होगी आपकी ये, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, हम उन सबको ख़त्म करेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे प्रिज्म, और प्रिज्म में हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना था वो 189 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है। और 189 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 189 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? सवाल को देखिए आप। जी हाँ, 189 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। 189 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि जो आपका प्रिज्म है ना, उसका जो बेस है वो ट्रेपीजियम का है। ठीक है, जिसके दो पैरेलल साइड आपको दे रखे हैं, साथ में उसका हाइट भी आपको दे रखा है, और तब आपसे पूछता है कि उस प्रिज्म की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, यानी जो आयतन होगा वो कितना होगा। अब इस सवाल को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा आपको समय लगेगा नहीं। प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है। पीछे पीडीएफ हमारा अपलोड हो रहा है, देखते हैं। और उसके बाद जो है प्रिज्म के वो क्वेश्चन को करने के बाद हम पिरामिड पढ़ेंगे, और फिर पिरामिड के बाद हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे। ठीक है। राम राम भाई, राम राम सभी को। सभी आ चुके हैं? ठीक है। तो प्रिज्म के जो दो सवाल थे ना, हम उन दो सवालों को खत्म करते हैं और उनके बाद हम पिरामिड पे बढ़ेंगे। तो आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर देखिए आप। लोड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 189 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 189 आपसे क्या कहता है? सवाल में कहा गया है जो बेस है ना, ठीक है, वो एक ट्रेपीजियम के आधार पर है, जिसके पैरेलल साइड 11 और 15 है। डिस्टेंस जो है उनके बीच में 9 सेंटीमीटर का है। अगर वॉल्यूम आपको दे रखा है तो बोला गया हाइट क्या होगा। मेंस का क्वेश्चन है आपका। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताओ। तो हमने कहा सर ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं इस सवाल को। तो जैसा कि हमें पता होता है कि जो प्रिज्म का वॉल्यूम है, यानी प्रिज्म का जो आयतन होता है, हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। और जो बेस है वो कैसा है मेरे भाई? तो बेस हमारा कुछ इस प्रकार है कि ये बेस जो है इसका ट्रेपीजियम है। जो बेस है उसका वो क्या है? ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम अगर बेस है तो इसका टॉप मॉडल भी क्या होगा? ट्रेपीजियम ही होगा। टॉप मॉडल का मतलब टॉप सरफेस क्या होगा? ट्रेपीजियम ही होगा। और उस केस में हमें क्या करना होगा? इनको ज्वाइन करना होगा। तो हमने इनको क्या किया है? ऐसे ज्वाइन किया। ये हमारा मेरे भाई प्रिज्म बनने वाला है। इस पूरे के पूरे प्रिज्म का हमको वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है। जो हमारे पैरेलल साइड है वो कितने कितने हैं? तो बोलेंगे सर ये वाला 11 है, ये वाला 15 है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट हमें कितनी दे रखी है? डिस्टेंस बिटवीन देम जो है ये 9 दे रखा है। ठीक है। हमसे कौन सा वाला हाइट पूछा गया है? तो हमसे हमसे ये हरा वाला हाइट पूछा है। ये वाला हाइट की ये वाला जो तुम्हारा हाइट होगा, ये हाइट कितना होगा? तो जैसा कि हमको पता है कि हमेशा हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया। ठीक है। ऑफ किसका? तो एरिया ऑफ, हम कह सकते हैं कि सर एरिया ऑफ बेस, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। ये हमें पता है अच्छे से। ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है? तो 1731.6। बेस का एरिया क्या होता है? तो चूंकि ये एक ट्रेपीजियम के आकार में है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 11 और जमा 15 26 हो जाएगा, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम वो कितना है? 9 हो जाएगा। और हाइट को हम क्या ले लेंगे? तो h ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई। वॉल्यूम बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम सवाल को हल करते हैं। हमने कहा यार देखो, इसका दशमलव तुम हटाओ। यहाँ पे दशमलव हटाओगे तो ये आ जाएगा 10, यानी सीधा लिखो 17,316/10। कितना लिख सकते हैं? 17,316 और बट्टे में 10 लिख सकते हैं। कट्टम कुटाई थोड़ा सा करो और तब तुम अपना आंसर लेकर आ जाओ। यहाँ पे जैसे मुझे ये दिख रहा है कि ये संख्या जो है वो किससे कट जाएगी? 9 से। तो 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा 83, 9 का 9 गुना 81, 21 9 दूनी 18, और 9 चौके 36। ये हो जाएगा हमारा।
फिर उसके बाद हम काटते हैं 2 से इसको 13 बार में, 13 से हम इसको काटेंगे वापस से, 13 का 1 गुना 13 हो जाएगा, 62 हो गया, 13 का 4 गुना 52 हो जाएगा और 13 अठे 104 हो जाएगा। यानी जो हाइट आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर हाइट जो है वो हमारी 14.8 है। कितना है, तो सर 148 को 10 से भाग करिए, 14.8 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो नो मैटर यहाँ पर कि जो हमारा बेस है वो प्रिज्म के ट्रेपीजियम के आधार पर है या फिर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, हमेशा एक ही बात होती है, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और जिस तरीके से आपने एरिया को डिटेल में 2D में पढ़ा है कि एरिया को कैसे निकालते हैं, या ज्योमेट्री में ही पढ़ा है, बस उसी तरीके से आपको यहाँ डिटेल में भी एक एक पॉइंट वही एरिया का फॉर्मूला लगाकर सवाल को हल करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 189 हमने लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम कौन से क्वेश्चन पर थे, नेक्स्ट हमारा प्रिज्म का एक और क्वेश्चन बाकी रह गया था, इसको करने के बाद हम पिरामिड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रिज्म का देखिए सर, प्रिज्म का 197 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 197 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके मेंस का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, 11 सितंबर का मेंस का क्वेश्चन है। तो सवाल में हमसे कहा गया कि देखो एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर के आधार पर है, और कहा गया कि उसकी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की जो हाइट है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म को 10 आइडेंटिकल पार्ट में काटा जाता है, ठीक है, जो एकदम उसके बेस के पैरेलल होते हैं। तो बोला गया है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब जैसे मानो यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि देखो ये जो प्रिज्म है ना, इसका बेस स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका जो टॉप होगा बच्चे वो कैसा होगा, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि असल में जो यहाँ पर है ये क्या है, तो ये क्यूब है। असल में जो यहाँ पर है वो एक क्या है, क्यूब है, जिसका जो बेस मॉडल है वो भी कैसा है, तो हम बोलेंगे सर बेस मॉडल भी स्क्वायर है, टॉप मॉडल भी स्क्वायर है, और इसको हम काटते हैं। अब जैसे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे मानो ये एक पनीर का टुकड़ा है, आप इसमें एक कट लगाओगे ना, ऐसे एक कट लगाओगे तो ये 2 भागों में बट जाएगा। एक ऊपर वाला भाग आपका कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ऊपर वाला भाग इतना आएगा, और दूसरा नीचे वाला जो भाग आएगा वो आपका जो होगा ठीक है, दूसरा नीचे वाला जो भाग होगा वो कुछ ऐसे आएगा। ऊपर वाले भाग के नीचे में एक सरफेस प्राप्त होगा, नीचे वाले भाग के सरफेस में एक प्राप्त होगा। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी मैं एक यहाँ पर एक कट लगाता हूं तो हमें 2 नए सरफेस मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए कि मानिए ये जो है एक सॉलिड फिगर है, ये जो बॉक्स नहीं है ये एक सॉलिड फिगर है, और इस बॉक्स को जब मैं ऐसे बीच से काटूंगा, जो 2 मुझे ऐसे टुकड़े मिलेंगे ना, तो वो 2 टुकड़ों में एक लेफ्ट साइड में सरफेस मिलेगा और एक राइट साइड में सरफेस मिलेगा। ठीक है, ये जो इसके 2 टुकड़े आएंगे तो इसका एक नया सरफेस, इसका एक नया सरफेस, यानी कभी भी एक कट लगाने की वजह से 2 सरफेस मिलते हैं। जैसे अगर आप मान लो मेरे भाई यहाँ पर ये प्रिज्म ऐसा ना होकर, अगर मानो कल के दिन ये प्रिज्म जो होता वो सिलेंडर के आकार में होता, कैसा होता, सिलेंडर के आकार में होता, और तब भी हम इसको बीच से काटते तो एक ऊपर सरफेस मिलता और एक नीचे सरफेस मिलता। यानी कभी भी एक कट के वजह से 2 नए सरफेस मिलते हैं। ये आप अपने नोट बनाकर कॉपी में लिख लीजिए कि एक कट की वजह से क्या मिलेगा, तो 2 नया सरफेस। यहां पर आपने कितने कट लगाए हैं, 9 कट लगाए हैं, तो 9 कट की वजह से 18 न्यू सरफेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 18 न्यू सरफेस मिलेंगे बस मेरे भाई यहाँ पर। यानी क्या होगा कि जो टोटल सरफेस एरिया पहले था उसमें हमें 18 नए सरफेस के एरिया को जोड़ देना है। तो अगर मानो कि मैं कहता हूं कट वट नहीं लगाते हैं, नॉर्मल एक ऐसा प्रिज्म देखते हैं, तो उस प्रिज्म का क्या होता है टोटल सरफेस, तो बोलते सर लेटरल सरफेस एरिया, और प्लस यहाँ पर 2 इंटू बेस एरिया। 2 इंटू कितना हो जाता, तो बोलते सर बेस एरिया हो जाता। ठीक है, ये आपको पता है कि कोई भी प्रिज्म होता है तो उस प्रिज्म का जो एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया होता है मेरे भाई। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर कट लगा दिया है, और कितने कट लगाए हैं, 9 कट, तो इसके वजह से हमारे यहाँ पर देखो ये जैसे हमारा प्रिज्म था ना, ठीक है, अब ये प्रिज्म का मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होता, ये प्रिज्म स्क्वायर बेस वाला प्रिज्म है, और ये प्रिज्म में कहानी ऐसी होती कि हमें इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया मिलता, लेकिन हमने ऐसे 9 कट लगा दिए पूरे के पूरे, हर कट की वजह से 2 सरफेस 2 सरफेस 2 सरफेस, तो 9 कट की वजह से 18 सरफेस, और ये 18 जो एरिया मिलेंगे वो बेस के एरिया के बराबर होंगे। जो 18 मिलेंगे वो क्या होंगे, बेस के एरिया के बराबर होंगे। यानी इस एरिया में हमें जो है 18 इंटू बेस एरिया और ऐड करना पड़ेगा, तो जिसके चलते इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 18 और 2 20 इंटू बेस एरिया।
कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू बेस एरिया हो जाएगा। ये मेरी बात को समझा आपने या नहीं समझा? 2 तो उसके अपने टोटल सरफेस के एरिया की वजह से आएगा, और साथ में आपने जो है 9 कट लगाए हैं, हर कट की वजह से 2 एरिया, तो 9 कट की वजह से 18 एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? तो आपने पढ़ा था कि सर लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, तो पेरीमीटर इंटू क्या होगा, तो पेरीमीटर इंटू हाइट हो जाएगा यहाँ पर। कोई परेशानी की बात? 2 पाई RH अगर याद आ रहा है तो याद कर लो। और बाकी 20 इंटू, ठीक है, बेस कैसा है, तो यहाँ साइड है, यानी 20 इंटू हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर कितना है? स्क्वायर का साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, 8 का 4 गुना। तो बोलोगे सर पेरीमीटर हो जाएगा 32, ठीक है, 4A होता है ना पेरीमीटर, पेरीमीटर पता है ना 4A होता है, ठीक है, तो पेरीमीटर हो गया 32। हाइट कितना है दोस्तों, तो बोलेंगे सर हाइट हमारा 80 है, प्लस 20 के स्थान पर 20 लिखेंगे। और एरिया ऑफ बेस, जिस स्क्वायर का साइड 8 सेंटीमीटर होगा उसका बेस का एरिया कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 होगा। गुना करो, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24 और 1 25, 2560 ये हो गया, और 64 का 2 गुना 1280 ये हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 8 6 14, 5 2 7 1 8, 2 1 3, 3840 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सर आपने तो कुछ भी नहीं लिया है फीस में, लेकिन टेक्स्ट बुक वालों को 3000 देकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा भाई मैं फीस ज़्यादा रखता ही नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, पैसे कमाने बाद की बात होती है, पहले बच्चों को सही शिक्षा देना होता है मेरा मकसद। ठीक है, तो ये बात है आपने समझी सर यहाँ पे प्रिज्म को लेकर के प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया हो गया और यहाँ पर 18 सरफेस को हम और जोड़ देंगे, इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। ये मेंस का आपके क्वेश्चन था और इसका आंसर आपने दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है, पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड में हमें जो है पहले पिरामिड के सभी क्वेश्चंस को लगाने हैं और उसके बाद पिरामिड का ही एक पार्ट आता है टेट्राहेड्रन, हमें उसको भी सीखना है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं कि हम इसको इतना बड़ा बनाकर एक्सप्लोर करें और 100 कहानी जाने। ठीक है, सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे कि सर पिरामिड होता क्या है। जैसे देखो प्रिज्म को आपने क्या समझा था, प्रिज्म में आपने ये जाना था कि सर अगर नीचे का सरफेस स्क्वायर है ना, सॉरी सर्कल है, तो ऊपर का भी सरफेस यही रहे, टॉप और बेस जो है वो सेम होना चाहिए। किसमें, प्रिज्म में। प्रिज्म में टॉप और बेस जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन पिरामिड की कहानी उल्टी है। पिरामिड कहता है देखो बेस का तुम्हारा ऐसा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभी जाकर हमको एक ही पॉइंट पर मिल जाए। जैसे मानो कि अगर आप यहाँ पर क्या रखते थे, आप यहाँ पर इस सरफेस को ऐसे रखते थे ना कि अगर नीचे स्क्वायर है तो ऊपर भी एक स्क्वायर चाहिए, और फिर तब आप इसको क्या करते थे, मिलाते थे, तो कहते थे सर ये प्रिज्म है। लेकिन पिरामिड में क्या होगा कि इसका बेस का सरफेस कुछ भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ये बेस का सरफेस इसका हेक्सागन भी हो सकता है। ठीक है, बेस का सरफेस जो है इसका ट्रायंगल भी हो सकता है। मेरी बात को समझना, इसके बेस के सरफेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन गोल होता है ना, इसका जो मेन फंडामेंटल होता है वो ये कहता है कि इसके जितने भी वर्टेक्स हैं, जैसे यहाँ पर इसके कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, यहां से भी एक धागा लेकर आओ, यहां से भी एक धागा लेकर आओ, यहां से भी एक धागा लाओ और यहां से भी धागा, और सबको लाकर एक ही जगह पर जो है वो बांध दो, गांठ बांध दो, ये तुम्हारा बन जाएगा पिरामिड। जो बेस का सरफेस होता है वहीं टॉप का होता है, इस वजह से ये वाला लाइन इसी के साथ मिलता है। लेकिन अगर हम इसके टॉप के सरफेस को ही गायब कर दें तो सभी धागों को जाकर एक जगह मिलना होगा, और वो फिर प्रिज्म ना कहलाकर क्या कहलाएगा, तो पिरामिड कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात आपको? ये थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है। तो वापस से समझ लीजिए, प्रिज्म एक ऐसा सरफेस हो गया जिसका बेस और टॉप मॉडल सेम होता है, इस वजह से यहां पर जो है हर वर्टेक्स से जाकर मिलता है। लेकिन अगर हम इसके टॉप के सरफेस को ही गायब कर दें तो इसके जितने भी वर्टेक्स है वो जाकर सब एक जगह पर मिलेंगे, और फिर उस केस में वो प्रिज्म ना कहलाकर क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा। जिस तरीके से हमने आपको प्रिज्म याद करवाया था, प्रिज्म में हमने क्या कहा था कि बच्चे अगर आपको प्रिज्म याद करना है, अगर आपको एक प्रिज्म याद करना है तो प्रिज्म के जगह पर आप एक सिलेंडर को याद
याद कर लीजिए, और जिस तरीके से आप सिलेंडर में सभी चीजों का फॉर्मूला निकालते हैं उसी तरीके से आप यहाँ प्रिज्म का डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आज आपको एक बात कहता हूं कि आपको अगर कल के दिन सर है ना, आपको अगर कल के दिन यहाँ पर समझिएगा, अगर आपको कल के दिन यहाँ पिरामिड निकालना है तो पिरामिड में भी आप कैसे समझेंगे वो भी समझिए। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपने प्रिज्म निकाला था, तो जैसे आपने प्रिज्म निकाला था तो प्रिज्म में क्या क्या, प्रिज्म में क्या क्या होता, यार गुस्सा मत दिलाओ यार। प्रिज्म में सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया का। क्या पॉइंट पढ़ा था हमने मेरे भाई? प्रिज्म में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर कि वॉल्यूम क्या होता है। ये 3 पॉइंट हमने कवर अप किए थे, और जैसा कि हमें पता है एक एक पॉइंट यहाँ पर समझते चलना। सिलेंडर का मैं मान रहा हूं कि सिलेंडर का अगर रेडियस r होता है और हाइट हमारा h होता है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलते हो कि सर लेटरल सरफेस एरिया जो हो गया हमारा कहीं ना कहीं क्या हो गया, 2 पाई RH हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया क्या कहते हो, तो बोलते हो सर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलते हो सर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई RH प्लस टॉप और बॉटम का स्क्वायर यानी 2 पाई R स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई R स्क्वायर H होता है। सिलेंडर का इतना ही होता है। और इसी चीज को हम प्रिज्म के केस में कैसे तोड़ते थे, तो प्रिज्म के केस में देखते चलो, वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो आपने कहा कि सर यही सेम चीज को हम प्रिज्म में ऐसे तोड़ते थे, 2 पाई R हमारा क्या हो जाता है, 2 पाई R सरकमफेरेंस हो जाता है इनटू हाइट। तो हमने कहा था कि सर इसको हम ये कह सकते हैं पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, यानी कभी भी किसी भी प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसके पेरीमीटर को हाइट से गुना कर दीजिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बोलेंगे सर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा सर, तो 2 इंटू बेस एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसके बाद हमने जो, अब आप सेम कंसेप्ट को देखेंगे कि मेरे भाई इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, तो हम जो है यहाँ पर अभी हाल फिलहाल पिरामिड का भी कंसेप्ट निकालेंगे और पिरामिड के भी कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पिरामिड। और पिरामिड में भी सभी चीजें सेम तरीके से आपके आने वाली हैं, कुछ ज्यादा जो है आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, इस वजह से यहीं पर मैं आपको कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूं। अब पिरामिड में आप समझिए कि अगर आपको पिरामिड सर कभी याद करना है ना, तो आप कोन को याद करिए। मैं क्या बोलूंगा, पिरामिड को अगर आपको याद करना है तो कोन को याद करिए, क्योंकि कोन भी एक क्या है, पिरामिड है, जिसका बेस कैसा है, तो सर्कल के आधार पर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कर्व सरफेस एरिया को लेके, ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या कहलाता है, पाई आर एल कहलाता है। ठीक है, और ये पाई आर एल में अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुना लगा दें, अगर ये पाई आर एल जो है इसमें अगर हम ऊपर नीचे 2 का और 2 का गुना लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और 2 पाई आर क्या होता है मेरे भाई, तो 2 पाई आर का मतलब होता है सरकमफेरेंस, यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सरकमफेरेंस का आधा और इंटू क्या है, तो एल है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर हाफ इंटू, देखो इसको अगर मुझे लिखना होगा किसके फॉर्मेट में, तो मुझे पिरामिड के फॉर्मेट में, तो लिखूंगा हाफ इंटू ये 2 पाई आर क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 पाई आर जो होता है वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, और इंटू यहाँ पर ये एल जो हो गया ये स्लांट हाइट होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट मतलब जो टेढ़ा वाला हाइट हो गया। ठीक, यानी आपने समझा कि सर आज के बाद अगर मुझे कभी भी किसी भी पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसके पेरीमीटर को उसके स्लैंट हाइट के साथ गुना करेंगे और आधा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा कि सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपने पढ़ा था कि सर पाई आर एल होता है और प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, किसका, एक कोन का। अब मेरे भाई एक बात बताओ, कोन का जो पाई आर एल है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, तो इसको कर्व सरफेस एरिया का नाम देंगे। और पाई आर स्क्वायर क्या है, तो बोलेंगे सर ये बेस का एरिया है। यानी आज के बाद हमें कभी भी, आज के बाद अगर हमें कभी भी किसी भी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके कर्व सरफेस एरिया में उसके बेस के एरिया को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, बेस के एरिया का 2 गुना जोड़ रहे थे और यहाँ पर सिर्फ बेस का एरिया का 1 गुना जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 बेस एरिया थे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बेस एरिया है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम को लेकर कि मेरे भाई यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर जो वॉल्यूम होता है वो होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अगर हम इसी को जो है पिरामिड के जनरल इक्वेशन में लिखे तो 1/3 को 1/3 लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे सर ये बेस का एरिया होता है। ठीक है,
और इनटू यहाँ पर क्या होता है, तो हाइट होता है। इनटू यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो हाइट होता है। ये वो हाइट है जो 90 डिग्री पर टिका हुआ रहता है। ये वो हाइट है जो 90 डिग्री पर टिका हुआ रहता है। तो ये हमारे किसके फॉर्मूले आ जाते हैं, पिरामिड के। यानी इन केस अगर हम कभी कहें कि हमें कोई भी पिरामिड निकालना हो तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, उसके पेरीमीटर का आधा कर देंगे और उसको स्लैंट हाइट से गुना कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया में दोनों बेस एरिया को जोड़ देंगे। वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके बेस एरिया का 1/3 करके हाइट को गुना कर देंगे। बोलोगे सर ये कैसे कैसे है, तो समझो पिरामिड आपके कई तरह के होते हैं। एक तरह का पिरामिड कभी नहीं होता। पिरामिड जो है वो बनता है उसके बेस के आकार पे। किस तरह का उसका बेस है, उस आधार पर आप उसके पिरामिड को जज कर पाओगे। जैसे समझो यहाँ पे सबसे पहले जो पेपर में पढ़ना है वो पढ़ना है कि पिरामिड का अगर कोई बेस जो है वो ट्रायंगल हुआ तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा जो आपको पढ़ना है कि अगर पिरामिड का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल हुआ तो क्या होगा। तीसरा जो पढ़ना है वो आपको जैसे मानो हेक्सागोनल भी आ सकता है कि अगर आपका पिरामिड का जो बेस है वो एक हेक्सागन के रूप में हुआ तो क्या करेंगे। कई सारे सवाल होते हैं मन में और बहुत डिटेल वे में हम जो है यहाँ पर जानेंगे कि एक एक पॉइंट क्या कहलाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर मानो यहाँ पर तो एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर इनके सभी धागे जाकर मिल रहे होंगे, यानी ये सभी वर्टेक्स जाकर मिल रहे होंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सभी के सभी धागे जाकर मिल रहे होंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सभी धागे जो है वो जाकर मिल रहे होंगे। समझते चलेंगे, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या होगा, पिरामिड। यानी इन सब का अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया क्या कहेंगे, तो सब के केस में कर्व सरफेस एरिया सीधा बोलेंगे हाफ इंटू, ठीक है, समझना, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ किसका, तो पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक। और इंटू क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो स्लांट हाइट करेंगे। इंटू क्या करेंगे, तो स्लांट हाइट करोगे। अब बोलोगे सर ये स्लांट हाइट क्या होता है, ठीक है, हमको ये बात नहीं पता है। तो हम आपको स्लांट हाइट दिखाते हैं कि स्लांट हाइट किसे कहा जाता है। देखो, जो यहाँ पर सेंटर से एकदम हाइट लेके जाते हो ना, इसको हाइट कहते हैं, ठीक है। और जो ये साइड वाला मेरे भाई, ये वर्टेक्स, ये जो साइड होती है ना, इस साइड के जो बीच से जो हाइट जाती है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। समझ में आ गया बात। ये जो होता है ना, ये हमेशा स्लांट हाइट कहलाता है। उसी तरीके से इस साइड के आधे से जो हाइट जाए और यहां जाके मिले वो स्लांट हाइट कहलाता है। उसी तरीके से उस साइड के आधे से जो हाइट जाकर मिले वो क्या कहलाता है, स्लांट हाइट कहलाता है। यानी स्लांट हाइट कभी भी साइड के आधे वाले पोर्शन से जाकर उस पॉइंट पर मिलाया गया पॉइंट क्या कहलाता है, स्लांट हाइट कहलाता है, ठीक है। 3 तरह के हाइट होते हैं, सब दिखाएंगे आपको, चिंता ना करें। दूसरा पॉइंट जो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल, अब जैसे मानो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका बेस का पेरीमीटर कुछ और होगा, इसका बेस का पेरीमीटर कुछ और होगा, इसका बेस का पेरीमीटर कुछ और होगा, इसके स्लैंट हाइट का मान कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। इसी वजह से अलग अलग जो हमारे पिरामिड होते हैं उन सब का हमारा वैल्यू अलग अलग निकलता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी स्ट्रक्चर पर फिक्स होते हैं। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में यहाँ पर बेस के एरिया को जोड़ देना है, ठीक है। तो मानिए कि आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला और बेस का एरिया, यहाँ बेस का एरिया ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो √3/4a²। यहाँ अगर ये मानो स्क्वायर हो गया तो a²। अगर ये हेक्सागन है तो 6 × √3/4a²। तो यहाँ समझा आपने कि आप इसके बेस के एरिया को कैसे जोड़ रहे हो। फिर उसके बाद आ जाता है मेरे भाई थर्ड पॉइंट, हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। हम वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा सर वॉल्यूम निकालना बहुत आसान काम। ठीक है भाई, क्लियर है, बफरिंग ठीक हो गई। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि पिरामिड में चूंकि कई तरह के पिरामिड बनते हैं, हर पिरामिड को हमें जो है डिटेल वे में समझना है। लेकिन हम उतना जो है, अगर हम एक बेस को किसी को समझ जाते हैं ना कि किसी एक वाले में हम जो है किसी एक बेस एरिया में हम कैसे निकालते हैं, तो हम कई सारे जो है फिगर्स के लिए हम निकाल सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम एक ऐसे पिरामिड को पढ़ते हैं, हम अभी एक ऐसे पिरामिड को पढ़ेंगे,
ठीक है, समझिएगा। हम अभी एक ऐसे पिरामिड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका जो बेस है ना, ठीक है, वो बेस कैसा है। तो पिरामिड का जो बेस होने वाला है वो बेस उसका क्या होने वाला है, तो मेरे भाई बेस जो है वो उसका एक ट्रायंगल होने वाला है। एक ऐसा पिरामिड जिसका जो बेस होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो हम ऐसे पिरामिड के बारे में समझेंगे कि भैया ये कैसा पिरामिड हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं कि अगर हमारा पिरामिड जो है एक ट्रायंगुलर बेस का हो गया तो क्या करेंगे, या फिर हम इस शब्द को हटा के ट्रायंगुलर बेस भी डाल सकते हैं कि पिरामिड जो है अगर हमारा ट्रायंगुलर बेस का हो गया, ट्रायंगुलर बेस, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे धीरे धीरे करके, चिंता करने की कोई बात नहीं है कि सर अगर हम एक पिरामिड के बारे में पढ़ रहे हैं और उस पिरामिड का जो बेस है अगर वो ट्रायंगुलर है तो हम कैसे लगाएंगे। हमने कहा बस इतनी सी बात है, तुम परेशान हो रहे हो, बताओ, हमारे रहते वो भी, ठीक है, हम तो पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, पकड़ पकड़ के आपको ले जाके पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये पिरामिड के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगुलर बेस। तो हमने कहा ठीक है भैया, देखो आपका एक पिरामिड है, समझना मेरी बात को, मानो ये आपका एक क्या है, तो पिरामिड है जिसका बेस कैसा है, तो बिंगो का मैड एंगल है, टेढ़ा है पर मेरा है एकदम करके, दोनों मिक्स कर दिया मैंने। और यहाँ पर क्या है, तो एक पॉइंट है जहां से सभी धागे जो हैं इसके क्या है, तो लटके हुए हैं। आप ऐसे कह सकते हो, जैसे इसको थोड़ा सा हम बढ़िया बना दें ताकि आपके समझ में काफी चीजें आसान हो जाए, ठीक है। तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि टेढ़ा है पर मेरा है वाला फोटो बनाया जाए, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे बड़े सुकून से पढ़ाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को पिरामिड, ताकि आप लोग समझें, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो बच्चे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं। इसके वीडियोस ज्यादा यूट्यूब पर नहीं होते हैं तो आप समझ भी नहीं सकते ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप समझिएगा, जैसे मानिए कि ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया और हमने कहा कि एक XYZ नाम का पॉइंट है जहां से ये लोग क्या है, जुड़े हुए हैं। मानो एक ऐसा पॉइंट है जहां से इसका वर्टेक्स ये भी मिला, एक ऐसा पॉइंट है जहां से इसका वर्टेक्स ये भी मिला यहाँ पे, और एक ऐसा पॉइंट है जहां से इसका वर्टेक्स ये भी मिला, ठीक है। इसके अलावा जो बात करते हैं, इसके कलर को भी थोड़ा सा हम लोग बदल दें। अब ओके है, बता दो, ओके है ना, बढ़िया है ना। चलो नेक्स्ट मेरे भाई देखो, यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई पिरामिड है और पिरामिड का जो बेस है वो कैसा है, ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर बेस के पिरामिड को जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखो ये क्या है, तो ये एक आपका ऐसा पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगल है, और बेस ट्रायंगल है तो हम कैसे समझने वाले हैं, तो हम बोलेंगे कि सर देखिए इसका बेस जो है ना ये वाला है, ये इसका बेस है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर बेस है। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे मानो अगर ये एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, तो बोलोगे हाँ सर, यानी इसके सेंटर से जस्ट इसी के ऊपर वाली जो हाइट होती है, जो 90 पर एकदम खड़ी होती है, उसको हम कहते हैं उसका हाइट है। एकदम इसके सेंटर से जो ऊपर तक गई होगी ना 90 डिग्री वाली, वो क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं, उसके बाद मेरे भाई जैसे ये मानो क्या हो गया, ये साइड हो गया आपका, समझना। उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद दो चीजें हो गई। उसके बाद ये हो गया आपका कि जो ये वाला पार्ट हो गया, जो ये वाला पार्ट हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में क्या है, तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं कि ये स्लांट एज है। ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्लांट एज है,
क्या है, स्लांट एज है। एज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये भी आप कह सकते हो कि सर हाइट है लेकिन स्लांट एज है। और ये जो 90 डिग्री होता है ना, जो साइड के मिड पॉइंट से आता है, इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। यानी टोटल 3 बातें होती हैं, समझिएगा, हाइट, फिर स्लांट हाइट, और फिर होता है स्लांट एज। ठीक, जो बीच से जाता है उसको हाइट कहते हैं। ठीक है, जो एकदम तीनों भुजाओं के एकदम सेंटर से जाए उसको हाइट कहते हैं। जो किसी भी साइड के बीच से जाए, जैसे इस वाले साइड के बीच से जाए, इस वाले साइड के बीच से जाए, या इस वाले साइड के बीच से जाए और जाकर यहां मिले, तो उसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो स्लांट हाइट कहते हैं। समझ में आ गया बात। अब उसके बाद जैसे मानो कि जो लकड़ी वाला पिरामिड होता है और जो उसके ये कोन होते हैं ना, जैसे ये वाला एकदम जो वर्टेक्स से बनता है, वर्टेक्स से जो यहां तक जाता है और जो वर्टेक्स से यहां तक जाता है, इन तीनों रेखाओं को हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं मेरे भाई यहां पर स्लांट एज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लांट एज कहते हैं। अब यहां पर हमें समझना है कि जैसे मानो मैंने कहा कि ये हमारा हाइट हो गया, ये बीच वाला स्लांट हाइट हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, तो स्लांट एज हो गया। डिटेल में यहां पर इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे किसका किसका क्या फॉर्मूला निकालेंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर होगा तो कैसे निकालेंगे। फिलहाल के लिए हमें बस ये पॉइंट जो समझने थे वो हमने समझे हैं। अब जैसे मानो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कहा गया है कि जो वॉल्यूम है ना एक पिरामिड का, वो 45√3 है, और जो उसका बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड 6 है, तो हाइट क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं सर कि ये पिरामिड का क्वेश्चन है और ये मेंस में पूछा गया है, आप इसका आंसर सेकेंडों में दे पाएंगे। आपको पता है कि सर वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, तो पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 इंटू बेस का जो एरिया होता है, ठीक है, बेस एरिया इंटू क्या करते हैं, तो बेस एरिया इंटू हम हाइट करते हैं यहां पर। ये बात आपको पता है कि सर 1/3 इंटू बेस का एरिया इंटू क्या होता है, तो हाइट होता है। ये किसका वॉल्यूम होता है सर, तो ये हमारे पिरामिड का वॉल्यूम होता है। किसका वॉल्यूम होता है, तो ये हमारे पिरामिड का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहां पर हम इस बात को समझ रहे हैं कि मेरे भाई वॉल्यूम बराबर इतना हो गया, तो हमने कहा कि सर वॉल्यूम बराबर कितना होगा, तो 1/3। बेस का एरिया कितना हो गया, तो ये बेस कैसा है, तो हम कहेंगे बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस क्या होता है, तो बोलेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर कितना है, तो a²। हाइट यहाँ पर साइड कितना दे रखा है बताओ मुझे यहाँ पर। ठीक है सवाल में देखो, तो हमसे क्या दिया गया है, तो बोला गया वॉल्यूम जो है वो 45√3 है, तो वॉल्यूम के जगह पर 45√3 हमने डाल दिया, बराबर 1/3 हो गया। बेस का एरिया √3/4 इंटू साइड कितना है, तो बोलेंगे सर साइड हमारा 6 इंटू 6 है, और हमसे हाइट कहा गया है तो h निकालेंगे। एकदम सिंपल प्योर फॉर्मूला पर आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मेंस हो या फिर वो प्री हो। सिंपल क्वेश्चन कि वॉल्यूम इतना है, एरिया इतना है, तो हाइट कितना होगा। वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम का मान रख दिया, बेस का एरिया जो है √3/4 इंटू a², क्योंकि बेस कैसा है, तो बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड a² होता है, और हाइट हो जाता है। बस आप सवाल में यहां पर देखते चलिए, कट्टम कुटाई खेलिए। √3 से आपका √3 चला जाएगा, 4 इंटू 3 12 होगा, 12 से 6 चला जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा, और 3 इसको 15 बार में काटेगा, तो हाइट हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप अपने हिसाब से काटिएगा, हमने अपने हिसाब से काटा है। ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे हर्षिता दुबे, श्यामदास, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे भाई, समझ में आ गया। 198 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 199 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 199 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमसे यहां पर कहा गया है कि जो बेस है वो तुम्हारा राइट पिरामिड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 8 है, हाइट जो है वो इतनी दे रखी है, वॉल्यूम बताओ। ये भी मेंस का क्वेश्चन था, इसका पिछला भी मेंस का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, और यहां पर हमें सिंपल दे रखा है कि जो बेस है वो एक राइट पिरामिड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ साइड 8 दे रखी है, और हाइट जो है दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। साइड दे रखा है सर, हाइट दे रखा है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। बच्चा भी इसका वॉल्यूम निकालेगा, बोलेगा सर सबसे आसान काम है यहाँ पर। वॉल्यूम का मतलब होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया, ठीक है, और यहाँ पर बेस एरिया इंटू हम क्या कह देंगे, तो बेस एरिया इंटू हम यहाँ हाइट कह देंगे। बेस एरिया इंटू क्या कह देंगे, यहाँ हाइट कह देंगे। सर हमें बेस का जो है एरिया निकालना होगा खुद से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे 1/3। बेस कैसा है, स्क्वायर होता तो साइड स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता तो L इंटू बी होता। ठीक है, यहाँ पर बेस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का मान कितना है, तो 8 इंटू 8 है, और हाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 24√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 24√3 हो जाएगा। काटते हैं मेरे भाई, तो 4 से हम इसको 2 बार में काट पाएंगे,
ठीक है, 3 से जो है हम इसको 8 बार में काट पाएंगे। 8 का 8 गुना 64, 64 का 2 गुना कितना हो जाएगा 128, और रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। 8 तिरके 24 का 4, 2 हाथ में 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम हमारा 3, 384। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हैप्पी जहांगीर, आपका उत्तर 576 कैसे आ गया बच्चे? आपका आंसर गलत आ रहा है। 1/3 बेस का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और हाइट हो गया यहाँ पे। 4 से हमने 2 बार में काटा है, 3 से हमने 8 बार में काटा है। 64, 28, 128 का 3 8 तिरके 24, 3 6 2 8। ठीक है, 384 जो आएगा मेरे भाई कितना आएगा, सही आंसर आएगा। बहुत शानदार बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 नंबर सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल। क्या बोला है? बोला गया है द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ एरिया दे रखा है ट्रायंगल का, और बोला है एरिया ऑफ वन ऑफ इट लैटरल फेसेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाइट कितना होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम लोग कुछ देर में लौटेंगे। पहले इसके तरह जितने भी बाकी के सब सवाल हैं उसको हम लोग कर ले, फिर उसके बाद हम लोग 200 वाले सवाल को देखेंगे कि 200 वाला सवाल जो है वो क्या कहता है। आ जाओ बहुत प्यार से सभी सवालों को देखो। 201 बोला गया द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाइट दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। देखो तो अभी ऐसा सवाल करवाया था जहां पर जो बेस था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, साइड जो था वो 8 था, और हाइट हमारा 30√3 के जगह पर यहां पर देखेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखो सेम था, 30√3 के जगह 24√3 दे रखा था, हमने वॉल्यूम निकाला था। ये 12 सितंबर को पूछा गया था दोस्तों, और वापस से एक और सवाल जो है आपको 16 तारीख मतलब अगले साल पूछा गया। जैसे एक सवाल 2018 के मेंस में आया, फिर अगले साल सेम तरीके से 2019 के मेंस में आया। 18 वाले मेंस में भी साइड 8 था, 19 वाले मेंस में भी साइड 8 था। 18 वाले मेंस में साइड 24√3 था, 19 वाले मेंस में जो है सो साइड 30√3 था। और आपको एक और बात बता दे, इस बार का जो 2020 का मेंस हुआ था उसमें भी सेम सवाल आया था, उसमें भी जो हमारा साइड था वो सेम था, बस हाइट बदला हुआ था। यानी कई सालों से ये सवाल जो है वो रिपीट हो रहा है, और बार बार जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बस बात खत्म। तो ये सवाल आप खुद से लगाएंगे इसीलिए ताकि आपको काफी ज्यादा खुशी मिलेगी कि हाँ यार हमने मेंस के सवालों को चुटकियों में बना दिया, और ये हमें मजा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ठीक है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप मेंस के सवालों को खुद से लगा लेते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है, और मैं चाहता हूं कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 202 नंबर। बोला गया द बेस ऑफ ए पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इतना। साइड दे रखा है, वापस से हमें पिरामिड की हाइट दे रखी है, वॉल्यूम पूछा है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मेरे भाई आप खुद से लगाएंगे। सिंपल है, फॉर्मूला रखना है और हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। एकदम बच्चों वाले सवाल। नेक्स्ट आ जाओ 203 नंबर सवाल को देखो। बोला गया है द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड इतना। हाइट हमें दे रखा है, तो हमसे बोला है कि लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है तो देखते हैं। बेस कैसा है? तो स्क्वायर है। तो हमने कहा ठीक है मेरे भाई, ये हमारा एक स्क्वायर बेस वाला क्या हो गया, पिरामिड हो गया। किसी एक पॉइंट से जो है यहाँ पर इनका जो है मिलन हो रहा है जाके, तो इनका मिलन भी करवाइए किसी एक पॉइंट से आप। तो हमने कहा ठीक है भैया इनका मिलन हो चुका है। अब ये आपने बना लिया है एक ऐसा पिरामिड जो क्या है, तो स्क्वायर बेस वाला है। इसकी साइडें कितनी है मेरे भाई? तो बोलोगे सर 10 है। उसके बाद कहा गया इसका जो हाइट है वो भी कैसा है, तो जो हाइट यहाँ एकदम सेंटर से बनाते हैं वो भी कितना है, 10 है। हमसे कहा गया है कि लैटरल सरफेस एरिया। अब आपको वक्त आ चुका है लैटरल सरफेस एरिया पढ़ाने का और लैटरल सरफेस एरिया सिखाने का। तो वापस से थोड़ा हम आपको लेकर चलते हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे समझिएगा मेरे बात को। जैसे मानो कि इसका लैटरल सरफेस एरिया बोलेगा, तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ये 3 अगर हमारे अलग अलग पिरामिड हो गए तो ठीक है, ये 3। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर तो एग्जामिनर खुशी खुशी दे देता है, अगर उसने साइड दे दिया तो पेरीमीटर तो आप निकाल ही लेते हो। दिक्कत आती है स्लांट हाइट निकालने में। तो जैसे मानो कि इस सवाल में अगर हमें स्लांट हाइट निकालना होता, तो ये स्लांट हाइट जो है ना, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट हम कैसे निकालते हैं? ठीक, तो हम कहते हैं कि सर ये जो हाइट होता है ना, इस वाले हाइट के स्क्वायर में अगर हम इस वाले दूरी को जोड़ दें तो ये हमारा क्या निकल के चला आएगा, स्लांट हाइट निकल के चला आएगा। लेटर ऑन हम आपको उसको और साबित करेंगे बढ़िया से। फिलहाल आप इसी क्वेश्चन में देखो। अभी जैसे मानो आपको पता है एक बात, क्या पता है? आप बोलेंगे सर ये इसकी हाइट है, ठीक है, और जो स्लांट हाइट होती है ना वो साइडों के बीच से निकली हुई हाइट होती है, वो यहां तक जाती है। यानी एक पल के लिए आप ऐसे समझो, तो आपको जो हाइट चाहिए वो कैसी हाइट चाहिए? तो आप बोलेंगे सर देखो हमें जो है ना ये वाला ट्रायंगल देखना है,
और इस वाले ट्रायंगल में आप ऐसे समझिए कि ये वाला जो साइड है वो हमें 10 दे रखा है और हमें ये वाला साइड चाहिए। ये जो साइड होता है ना, इसी साइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो O और A नाम की जो हाइट होती है, इसी हाइट को हम कहते हैं स्लांट हाइट, यानी जो साइडों के बीच से जो हाइट बनी हो। तो एक बच्चा भी बता देगा कि सर यहाँ पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, ये हमारा 10 होगा और हमें ये पता चल जाए तो हम बता देंगे। अब ये बच्चा जैसे मानो x से लेकर a तक का मान कैसे बताएगा, तो यार ये जो है ना क्या है, एक ट्रायंगल है यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है, ये दूरी, तो पूरे दूरी का जो है ये आधा नहीं होगा। अगर ये पूरी 10 दूरी है तो यहाँ पर इसका आधा ये कितना होगा, 5 होगा। तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, x से लेकर o तक 10 है और x से लेकर a तक कितना है, 5 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो OA की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 100 जमा 25 125, 125 का रूट कितना होता है, 5 रूट 5 होता है। ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी था कि सर स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं। तो स्लांट हाइट कभी भी निकालने के लिए सीधा का सीधा आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मैं यहीं पर ऊपर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एक एक पॉइंट समझिएगा। कभी भी सर आपको, कभी भी अगर आपको स्लांट हाइट निकालना है, किसमें, अगर आपको यहां पर जो है एक पॉइंट बनाकर हम अलग से दिखा दे रहे हैं, एक पॉइंट बनाकर हम अलग से दिखा देते हैं, आप चिंता मत करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें जो बेस है ना, वो बेस हमें हमारा एग्जामिनर ऐसा देता है स्क्वायर वाला, और यहाँ पर कहता है कि ये तुम्हारे पिरामिड हो गए। तो ऐसे हालातों में कभी भी अगर आपको जो ये स्लांट हाइट हम बना रहे हैं हरा कलर का, ये स्लांट हाइट आपको निकालना है, ये हरा ना करके लाल कर दो, अलग से चमकेगा, ठीक है। और ये स्लांट हाइट आपको निकालना है ना, तो आप देखिए यहाँ पे आप हमेशा समझेंगे ये जो लाल वाला है ये क्या है, तो ये हमारा स्लांट हाइट है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्लांट हाइट है, ठीक है। ये जो साइड है ना, ये हमारा बेस का आधा है, तो हम कह सकते हैं सर ये क्या हो गया, बेस का आधा हो गया। और ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, तो हाइट हो गया। यानी आप एक रिलेशन डेवलप करेंगे और आप बोलेंगे कि सर स्लांट हाइट का जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे सीधा सीधा सर स्लांट हाइट का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, स्लांट हाइट का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा उसके हाइट के स्क्वायर के, उसके यहाँ पर हाइट के स्क्वायर के, और प्लस यहाँ पर बोलेंगे सर बेस के आधे का स्क्वायर के, बेस के आधे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर के। ये पॉइंट आपको क्लियर अप अपने माइंड में लेके चलना है। तो उसी तरीके से आपने कहा सर यहाँ पर जो है ना, ये स्लांट जो हाइट आएगा वो हाइट का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में बेस का आधा यानी 10 का आधा 5 का स्क्वायर, 5 रूट 5 आ गया। अब आपको पता है कि सर ये OA का मान कितना है। अब आपको पता चल गया कि OA का मान कितना है। आपसे कहा है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया कितने होंगे, तो यहाँ पर मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताओ कि मेरे भाई ये पूरा का पूरा एक सरफेस हो गया, इसी तरीके से ये यहाँ पर दूसरा सरफेस हो गया, इसी तरीके से एक तीसरा सरफेस होगा और इसी तरीके से एक चौथा सरफेस होगा। पूरे के पूरे 4 सरफेस होंगे। लेकिन हमें मतलब है नहीं, हम सीधा जानते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हाफ इंटू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर करना पड़ेगा, और पेरीमीटर इंटू एल करना पड़ेगा। बस हमें यही पता है कि भैया मेरे सिंपल सी बात है, यहाँ पर हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट। हमें उतना ज्ञान लेना ही नहीं है, हमें सिंपल इतना ध्यान रखना है। तो हाफ इंटू पेरीमीटर, साइड 10 है तो 10 10 20 10 30 10 40, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और एल की वैल्यू कितनी आई है, तो एल की वैल्यू यहाँ 5 रूट 5 आई है, तो 5 रूट 5 रख देंगे। 2 से काटेंगे 20 बार में, 20 का 5 गुना 100, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 100 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे राज, बहुत सही आंसर है आपका। तो जैसे कि एक पिरामिड था, पिरामिड की हाइट दे दी गई थी, पिरामिड की साइड दे दी गई थी, हमसे बोला था कर्व सरफेस एरिया निकालने को। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट की जरूरत थी। स्लैंट हाइट जो होता है वो कभी भी हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के आधे का स्क्वायर होता है। तो हाइट का स्क्वायर बेस के आधे का स्क्वायर निकाल दिया। कर्व सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट होती है, निकाला तो 100 रूट 5 आ गया और ये हमारा करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया भी पूछे, हो सकता है कल के दिन टोटल सरफेस एरिया भी पूछ दे। तो कर्व सरफेस एरिया आपका आ ही गया है, इसमें बस आप 10 इंटू 10 यानी आप इसमें जो है 100 जोड़ देते और तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता। फिर टोटल सरफेस एरिया के केस में जो आंसर होता वो ऑप्शन नंबर बी होता। 100 कॉमन लेके रूट 5 प्लस 1 आंसर कर देते आप। तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो आंसर कितना होगा, रूट 5। टोटल पूछता तो 100 इंटू रूट 5 प्लस 1 जो होता वो करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर पिरामिड के थोड़े से और हैं, ये हम लोग देखते हैं।
फिर उसके बाद एक टॉपिक बचेगा टेट्राहेड्रॉन। आ जाओ, तो पिरामिड वाला एक और क्वेश्चन था हमारे पास, और वो था क्वेश्चन नंबर 200, जो हमने कहा था कि हम आपको जो है बताएंगे, बड़े तसल्ली से बताएंगे कि 200 नंबर सवाल को कैसे हल किया जाएगा। तो आज ये 200 नंबर सवाल को देखिए कि 200 नंबर सवाल को हम कैसे बनाएंगे। सवाल में हमसे कहा गया है जो बेस है वो कैसा है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है, इतना है, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इतना है। तो सबसे पहले आप समझो, बोलोगे सर √3/4 इंटू ए स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 16√3 आएगा। कितना आएगा, 16√3। √3 से √3 खत्म, 16 का 4 गुना 64, यानी बोलेंगे सर ए स्क्वायर का मान कितना आएगा, 64 आएगा। तो बोलेंगे सर ए का मान कितना हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। ए का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी जो साइड होगी उसका मान कितना होगा, तो 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है। फिर उसके बाद यहां पर कहा गया इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट लैटरल फेसेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर जो एरिया है, ठीक है, लैटरल फेस का जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हाइट कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो पिरामिड बनाते हैं और पिरामिड बनाकर हम समझते हैं। मान लो कि सर वो मेरा पिरामिड जो है वो कुछ इस प्रकार होता है, ये हमारा वो ट्रायंगुलर पिरामिड होता, जिसका जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां से हमने उन पिरामिड्स को भी बनाया है, अच्छे से समझा है। और यहां पर हमें कहा गया था कि एरिया ऑफ वन ऑफ इट लैटरल फेस, कोई बात नहीं, ये इस पिरामिड का क्या हो जाएगा, तो स्लांट हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझो। ठीक है, लैटरल फेस का मतलब स्लांट हाइट। साइड हमें पता है, साइड हमें कितना दे रखा है, तो साइड जो है वो हमें 8 दे रखा है। ठीक, साथ में हमसे कहा है कि तुम्हारा एक स्लांट एरिया, ये एक एरिया इफ एरिया ऑफ वन ऑफ इट लैटरल फेस, कोई एक फेस का एरिया तुम्हारा 30 है। अब जो ये एक फेस है मेरा, ये फेस क्या है, तो असल में ये हाफ इंटू ये जो बेस है 8 है, और इंटू हमारा ये क्या है, तो ये हमारा L है, तो हाफ इंटू बेस इंटू L, और ये मान कितना दे रखा है, तो बोला गया सर ये मान हमें 30 दे रखा है। बोला है पहले एरिया दिया गया था तो साइड निकाल दिया, साइड 8 हो गया, तो हाफ इंटू बेस 8 और इंटू ये जो L होता है, ये L बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे मेरे भाई 4 बार में, और 4 से काटेंगे 7.5 बार में, तो जो L का मान आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 15/2। ये देखो 2 से कटेगा तो बोलोगे सर L का मान हमारा 15/2 या फिर 7.5 आ गया। सवाल में आपसे L का भी मान नहीं पूछा है सर, सवाल में जो है आपको बोला गया है हाइट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखेंगे यहां पर बोला गया देन इट्स हाइट इज, अब आपको अच्छे से पता है, पूरी दुनिया को ये बात अच्छे से पता है कि समझना हाइट किसको कहते हैं, तो जो इसके सेंटर से यहां पर गया होगा वो हाइट होगा। अब आपको ये सेंटर वाला बात बताना है और आपको यहां पर ऐसे समझना है। इस पॉइंट को थोड़ा सा अगर हम ऐसे समझाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका स्लांट हाइट है, ये आपका हाइट है, और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा। अब यही बात समझने लायक है पेपर में, और ये बात आपको यहां से समझने को मिलेगा, जो हम फोटो हम आपको बना के दिखाएंगे उस फोटो से। इस फोटो में समझिएगा, ट्रायंगुलर बेस तो है, लेकिन ये ट्रायंगुलर बेस अगर हमारा इक्विलेटरल हो जाता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल हो जाता है तो हमें समझना है, और तब हम सारी बातों को एक एक करके समझेंगे कि मेरे भाई ये जो होता है ये हाइट होता है, ठीक है, ये जो होता है ये स्लैंट एज होता है, और ये पॉइंट क्या होती है। तो याद करो बचपन के वो दिन जब आप पढ़ा करते थे ज्योमेट्री में इन सेंटर इन रेडियस और सर्कम रेडियस। आपको कुछ याद आ रहा है कि जब हमारा एक ट्रायंगल होता है मेरे भाई, ट्रायंगल के सेंटर से साइड तक की दूरी को इन रेडियस कहते हैं, और ट्रायंगल के सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी को सर्कम रेडियस कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो बोलोगे हाँ सर। तो यहां पर ये जो सेंटर से साइड तक की दूरी क्या कहलाएगी, इन रेडियस। ठीक है, और जो इन रेडियस होता है वो कितना होता है, तो साइड बटे 2√3 होता है, और जो यहाँ सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है, तो साइड बटे √3 होता है। याद आ रहा है वो दिन या नहीं आ रहा है। अब यहां से देखो आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले केस में क्या क्या चीजें पता कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये हमारा इन रेडियस है और ये हमारा क्या है, तो बोलोगे सर साइड बटे में कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जो है ना हम एक और पॉइंट लेकर जाएंगे, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा सर्कम रेडियस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी साइड बटे √3। बोलोगे सर आपने 2 चीजें क्यों लिखी हैं। अब इससे जुड़ी सारी की सारी बातें आपको एक जगह जानने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 जो आपने जाना वो क्या जाना कि भाई ये स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा सर L का स्क्वायर, या फिर आप सीधा का सीधा कह सकते हो कि सर स्लांट हाइट जो आएगा ना, स्लांट हाइट जो आएगा इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी √√3
ठीक है, रूट अंडर ये जो स्लांट हाइट होगी रूट अंडर हाइट का स्क्वायर। तो बोलोगे सर स्लांट हाइट जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर हाइट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हाइट का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। और ये क्या है, साइड से सेंटर तक की दूरी, साइड से यहाँ पर देखो सेंटर से साइड के बीच की दूरी क्या हो जाती है, इन रेडियस। इन रेडियस को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं सर साइड बटे 2√3। क्या कहते हैं, तो साइड बटे 2√3। हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। तो ये मेरे भाई आ जाएगा स्लांट हाइट। ये क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे स्लांट हाइट। फिर 2 नंबर जो पॉइंट होती है जिस पर द्वंद होता है वो होता है स्लांट एज को लेकर। चूंकि अभी स्लांट एज पे क्वेश्चन नहीं आया है बट फ्यूचर में आ सकता है। तो स्लांट एज जो होता है वो क्या होता है, तो स्लांट एज को आप ऐसे समझिए, ये वाली हाइट निकालनी है। अब ये वाली हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट के स्क्वायर में आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम तरीके से आप यहां बोलेंगे कि सर हाइट का तो स्क्वायर होगा ही होगा और प्लस यहां पर साइड बटे √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई, तो साइड बटे √3 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा स्लांट एज। तो दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है सर, दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको स्लांट हाइट दिया गया है तो उससे भी स्लांट एज निकाल सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके। जैसे आप अगर चाहें तो स्लांट एज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये आपका स्लांट एज है, ठीक है, यानी जो बाहर वाला ये जो एज है इसको आप जो है चाहे ना, इसको जैसे ये रेड वाला चाहे तो रेड वाले को आप इस वाले ट्रायंगल से भी ले सकते हैं कि ये स्लांट एज हो गया। ठीक है, देखो ये स्लांट हाइट हो गया, इस स्लांट हाइट में साइड के आधे को जोड़ दोगे ना तो स्लांट जो एज है वो आ जाएगा। ये आपका स्लांट एज है, ये स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट के स्क्वायर में साइड के आधा जोड़ देंगे, आधे का स्क्वायर तो हमारा क्या आ जाएगा, स्लांट एज। तो स्लांट एज जो होगा वो क्या होगा, तो एल का स्क्वायर में अगर आप साइड का आधा जोड़ देते हैं, अगर आप साइड का आधा जोड़ देते हैं मेरे भाई, साइड के आधे का स्क्वायर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो मैंने कहा ए बी का स्क्वायर अगर निकालना है ना तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका क्या है, ए सी स्लांट हाइट है तो स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, तो पूरे के पूरे साइड का आधा, तो आधा। तो हमको क्या मिलेगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्लांट एज कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो स्लांट एज कहते हैं। आप यहां से हटाकर वो भी समझ सकते हैं कि स्लांट एज हमारा ये होता है। तो सारे के सारे पॉइंट सर आप समझिए, यहाँ पे आपको यही 2 पॉइंट्स जाने होते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 जो होता है वो क्या होता है, सेम तरीके से स्लांट जो हाइट होती है, हाइट का स्क्वायर प्लस साइड बटे 2√3। स्लांट एज होती है हाइट का स्क्वायर प्लस साइड बटे √3। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो उसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 200 नंबर सवाल में, तो 200 नंबर सवाल में तो पहले साइड दिया गया था तो वो निकाल दिया, फिर हमें साइड पता है, ठीक है, और हमें एक एरिया दिया गया था तो साइड हाफ इंटू ये 8 इंटू एल। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, एल का मान। अब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हमें ये एल का मान पता है, ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, तो साइड बटे 2√3 आ जाएगा। और इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, हाइट। यानी सवाल में हमसे कहा गया ये हाइट का स्क्वायर बताओ, तो हमें अच्छे से पता है यहाँ पर कि जो ये हाइट का स्क्वायर होगा ना, देखो हमें पता है कि ये जो एल का स्क्वायर होगा यहाँ पर, अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो स्लांट हाइट होगा, स्लांट हाइट का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बोलेंगे सर एच का स्क्वायर प्लस बराबर होगा साइड बटे 2√3, प्लस बराबर होगा साइड बटे 2√3 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। हम बोलेंगे सर एल का मान कितना है, तो 15/2। 15/2 यानी 15 का स्क्वायर बोलेंगे तो सर 225 बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 बराबर हाइट। हाइट को तो एच स्क्वायर ही रहने देना है, साइड के जगह पर कितना है, तो 8, 8/2√3। तो यहाँ सीधा का सीधा लिखोगे सर 8/2√3। 8 बटे कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 का स्क्वायर बोलेंगे 16 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर बोलेंगे तो 3 आ जाएगा। 225/4 में से 16/3 घटा के क्या कर दो, रूट लगा दो। तो बोलोगे सर h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो यहाँ सॉल्व करोगे ना इसको डिटेल में कि 225/4 में से 16/3 घटाना है, तो यहाँ डिटेल में सॉल्व करो। बोलोगे सर h स्क्वायर बराबर 225/4 माइनस 16/3। ठीक है, तो वापस आप बोलोगे सर एच स्क्वायर का मान 225 का 3 गुना 675, 16 का 4 गुना 64 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 12। एच स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 से 4 1, 7 से 4 1, ठीक है, 611/12। ठीक है, ये हमारा एच स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो फर्दर हम कह सकते हैं कि सर एच का जो मान होगा √611 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 √3 यानी 611/2√3 होगा।
611/2√3, या फिर हम सीधा का सीधा कह सकते हैं कि h की जो वैल्यू होगी वो सीधा का सीधा कितना हो जाएगा, तो 611/12 और पूरे के ऊपर रूट है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देखिए 611√12 ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। तो कितने प्यार से हमने सीखा। हमने देखा कि सबसे पहले भैया एरिया तुम दिए थे, ठीक है, क्या दिया गया था? एरिया दिया गया था। देखो एक स्टूडेंट कह रहा है सर इसको शॉर्ट में बताओ। अरे भैया हर चीज का शॉर्ट धरती पे है क्या? जरूरी है कि हर चीज का शॉर्ट हो ही हो? मतलब मेंस का क्वेश्चन है यार, एग्जामिनर तुमसे सिर्फ शॉर्ट ही चाहेगा क्या? कभी कंसेप्ट नहीं चाहेगा? गजब आदमी हो यार तुम। मतलब है एरिया तुम्हें दे रखा है, अगर तुम्हें एरिया दे रखा है साइड निकालो। ठीक है, शैलेश कहते हैं सर शॉर्टकट बता दो या आंसर रट लो। अरे भैया आंसर क्या रटना है, सिंपल सा तो क्वेश्चन है यार। एरिया तुम्हें दे रखा है, तुमने साइड निकाल दिया। देखो साइड निकाल दिया, तुम्हें पता है कि यार मेरा ये साइड है, तुम्हें पता है एक सरफेस का एरिया इतना दे रखा है, तो तुमने स्लैंट हाइट निकाल दिया। अब तुम्हें पता है कि यार मेरा स्लैंट हाइट भी मुझे पता है, ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये a/2√3 होती है। आपको l का मान पता है, आपको a/2√3 पता है, तो आप हाइट नहीं निकाल लोगे? क्या टफ है इसमें? बिल्कुल भी टफ नहीं है सर। जो बच्चे टफ कह रहे हैं महामूर्ख बच्चे हैं। बताओ, ये है कि लाइफ में आपने पहली बार पढ़ा है, इस वजह से आपको टफ लग रहा है। जब आप दो तीन बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। आप बोलेंगे सर साइड निकाल दिया, ठीक है, एक सरफेस का एरिया दिया गया है तो वहां से हमने एल का मान निकाल दिया, ये एल आ गया सर, और एल निकालने के बाद हमें पता होता है ये a/2√3 होता है, ये a/2√3 होता है, ठीक है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो यहां पर एल का मान आ जाएगा। हमने आपको समझाने के लिए इतने लंबे में किया, अन्यथा अगर पेपर में मैं होता तो मैं इसी सवाल को काफी कम समय में कर देता। बोलते सर कैसे? तो देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें होती है ना जो इंसान को सीखनी होती हैं, और यहाँ पर जो है आपका पेपर में आपका अप्रोच ही आपको किंग बनाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे अगर मैं आपके जगह पर पेपर में होता तो मुझे इतना बात पता था कि भैया देखो साइड निकालूंगा मैं, और मैं साइड कैसे निकालता, तो मैं साइड को कभी भी इतने लंबे में सॉल्व नहीं करता। मैं सिंपल बोलता कि मेरा जो एरिया है वो यहाँ पर 16√3 है ना, मुझे पता है √3/4² इतना आएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। सीधा का सीधा मेरा साइड जो आएगा वो मानो यहाँ पर साइड का मान 8 आ गया, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर कि एरिया लैटरल फेस का दे रखा है, कितना दे रखा है,
30 दे रखा है, ठीक है। लेटरल फेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो बोलेंगे सर हाफ इंटू बेस, बेस का मान कितना है 8 है, और इंटू हाइट कितनी है L है। ये वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, 2 का यहाँ 4 गुना, ठीक है, 30/4 यानी L का मान कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पर क्या बोला है, तो बोला है हाइट बता दो। तो हमें अच्छे से पता है कि L के स्क्वायर, देखो यहाँ पे अगर हम पता है कि L का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है यहाँ पर हाइट का स्क्वायर और प्लस साइड बटे कितना हो जाएगा, तो साइड बटे 2√3 का होल स्क्वायर होता है। ये बात अच्छे से पता है हमें, ठीक है। साइड आ गया, ठीक, आपका जो है L की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां पर रख दो तो H की वैल्यू आ जाएगी, आपको इतना पता ही अच्छे से। L का मान कितना है 15/2, 15/2 का स्क्वायर मतलब 225/4, उसमें से आप इसको घटाओ, साइड का मान कितना है 8, 8 रखोगे तो 4 बार में कटेगा, 4 का स्क्वायर 16 और बट्टे में यहां पर आ जाएगा आपका 3, और इसका रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट कर देंगे तो H हो जाएगा। 225 का 3 गुना कितना होता है 675, 675 में से इतना घटा दोगे 611/12, ये आपका H का वैल्यू आ जाएगा। कहाँ टफ है आप मुझे ये बताओ पहले। साइड आपने निकाल दिया, स्लैंट एज आपने निकाल दिया, और उसके बाद इसकी वैल्यू जो गोल्डन फॉर्मूला है जिसको मैंने याद करने को कहा था याद कर लिया तो H की वैल्यू आ गई। टफ तो है ही नहीं, टफ तो है ही नहीं, कहाँ टफ है। ये अब आपके ऊपर होता है ना कि आप किस तरीके से पेपर में कर रहे हो। चलो ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस थे। टेट्राहेड्रन हम आपको कल पढ़ा देंगे, और मुझे लगता है अभी एक और क्लास लेनी पड़ेगी, आज ये लास्ट क्लास नहीं हो सकती क्योंकि एक और क्लास लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तब जाकर ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो आ जाओ, पहले जो पिरामिड के क्वेश्चन है उसको हम लोग आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। पिरामिड के जितने भी क्वेश्चन है उसको खत्म कर लो, आ जाओ। टेट्राहेड्रन देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो बोला गया एक रेगुलर स्क्वायर है, देखो अभी जो भी होगा पहले देखो यहाँ पे, एक रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है जिसका साइड जो है वो 20 है, हाइट जो है वो इतना है, उसको मेल्ट करके आपने रिकास्ट किया है किसमें, एक ट्रायंगुलर पिरामिड में, जिसका इक्विलेटरल बेस है, जिसका साइड 10 है और उसका हाइट इतना है। तो टोटल नंबर ऑफ रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड कितने होंगे। वापस से एक स्क्वायर पिरामिड को मेल्ट करके एक ट्रायंगुलर पिरामिड आपने बनाया है, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जो मेल्टिंग का कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है। यानी जो स्क्वायर पिरामिड, कल के दिन किसी भी तरह के पिरामिड को मेल्ट करके कोई भी पिरामिड बना दोगे, एक प्रिज्म को करके आप जो मेल्ट है एक दूसरा प्रिज्म बना सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ पर कि कभी भी अगर आप मेल्ट करके कुछ भी बना रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। आपने किसको मेल्ट किया, एक स्क्वायर वाले पिरामिड को, स्क्वायर वाले पिरामिड की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, तो बोलोगे सर 1/3 इंटू बेस का एरिया, उसका साइड कितना है, तो बोलोगे 20 सेंटीमीटर, तो बेस का एरिया होगा 20 इंटू 20, क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है। इंटू हाइट कितना है मेरे भाई, तो 45 है। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये बराबर होगा किसके, तो मेल्ट किया गया है और एक ट्रायंगुलर पिरामिड में बनाया गया है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, और बेस का एरिया √3/4 इंटू साइड का मान कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 10 इंटू 10 है, और हाइट का मान इसका कितना है समझो यहाँ पे। तो ट्रायंगल वाले का हाइट कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर ट्रायंगल वाले का जो हाइट है ना, ठीक है, ट्रायंगल वाले का जो हाइट है वो कितना है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ट्रायंगल वाले का जो हाइट है सर 10√3 है। और कितने सारे कौन बना है यहाँ पर, तो बोला गया व्हाट आर द नंबर ऑफ रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड, मतलब एक बड़ा सा जो है वो स्क्वायर पिरामिड को मेल्ट करके कई सारे, मतलब n नंबर ऑफ स्क्वायर, देखो एक बड़ा सा स्क्वायर पिरामिड को मेल्ट करके n नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड बनाए गए हैं, यानी इसका वॉल्यूम इसके n के वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ पर आप सॉल्व करिए, आपको पता है कि क्या चला जाएगा, 1/3 से आपका 1/3 जो है वो चला जाने वाला है, 0 0 से आपका जो है यहाँ 0 और 0 चला जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है और क्या पता है, चलिए देखिए, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू यहाँ पर 45, और फिर वापस से ये 4 ऊपर गुना में चला जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे हमारा ये जो 10 है ये 10 चला आएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 हो जाएगा, और वापस में n के बराबर। 3 से काटेंगे तो 15 बार में, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 4 3 12 दूना 24, यानी n का मान कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी यहाँ पर देखिए एक हमने स्क्वायर पिरामिड को मेल्ट किया, उसको कई सारे यहाँ पर जो है हमने ट्रायंगुलर पिरामिड में मेल्ट करके बना दिया। तो स्क्वायर पिरामिड का जो वॉल्यूम था वो n ट्रायंगुलर पिरामिड के वॉल्यूम के बराबर था, तो यहाँ पर हमने इसको इक्वल कर दिया है, ठीक है। सर स्लैंट हाइट में इनर रेडियस क्यों लेते हैं, तो मुन्ना कैसे निकालोगे तुम मुझे ये बताओ ना। हैप्पी जहांगीर तब से पूछ रहे हैं सर इनर रेडियस क्यों लेते हैं, भाई मेरे तो कैसे निकालोगे आप हाइट,
एक ऐसा ट्रायंगल दे ही दिया है। अब आपको ट्रायंगल, आपको मानो मैं ऐसा ट्रायंगल दे दे रहा हूँ, ठीक है, और इस ट्रायंगल में मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पता है, आपको ये निकालना है, तो भैया ये तो पता ही होगा ना। अब ये अगर उस ट्रायंगल में उसका इन रेडियस ही निकल के चला है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ कर सकते। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो सेकंडों में आप आंसर दे सकते हो। बोला गया है कि सर एक रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है और इसको हमने दो प्लेन से काटा है जो कि उसके बेस के पैरेलल हैं। इस प्लेन जो है वो एल्टीट्यूड को ट्राइसेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। आपको कहा गया कि एक आपका पास पिरामिड है, उस पिरामिड को आपने 3 भागों में काट दिया है, ठीक है, और बराबर हाइट में आपने काटा हुआ है। तो बोला गया है वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। याद करो कोन, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो कोन भी अपने आप में एक पिरामिड होता है, याद आ रहा है? तो आपने कहा था हाँ सर। अगर हम कोन को 3 बराबर हाइटों में काटते हैं, 1 और 2 पार्ट में, तो हमें पता है कि हाइट का जो रेशियो है वो बराबर होता है। और जब कोन में हमने देखा था कि H1 रेशियो, H2 रेशियो, H3 जो है, जब इनके हाइट का रेशियो हमारा सेम आया था तो उस केस में हमने कहा था वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? 1, 7 और 19 होता है। कुछ याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बताओ, कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आंसर था। बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर डी कैसे आया था? तो इसका छोटे वाले का हाइट 1 था, बड़े वाले का हाइट हमारा 2 था और सबसे बड़े वाले का हाइट हमारा 3 था। तो हमने कहा कि छोटे वाले पार्ट देखो, यहाँ पर हाइट का रेशियो कितना है? तो 1:2:3 है, ये हाइट का रेशियो था। फिर उसके बाद वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? तो हाइट का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। यानी ये जो छोटा वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम कितना आ गया? तो 1 आ गया। ये पूरा का पूरा बड़ा वाला पार्ट का वॉल्यूम कितना आ गया? 8। तो 8 में से 8 में से घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और सबसे बड़े वाले का वॉल्यूम कितना आ गया? तो बोलोगे 27। 27 में से 9 घटा दोगे तो 19 आएगा। 1, 7, 19 तब आया था हमारा और वही आंसर होगा। तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर एक पिरामिड को अलग तरीके से बनाकर कंसिडर करने की। वही चीजें जो आपने सीखी थी आप उसी के आधार पर क्या कर सकते हो? आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206। 206 नंबर सवाल बहुआ सवाल है। एक रेगुलर पिरामिड है जिसका स्क्वायर का बेस है, हाइट पिरामिड का दे रखा है, साइड आपको दे रखा है। पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पिरामिड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके वॉल्यूम को स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब के, और वहां से आप रेडियस निकाल लेंगे। तो आसान क्वेश्चन है। जब पिरामिड का साइड पता हो, पिरामिड का हाइट पता हो, तो पिरामिड का वॉल्यूम निकाला जा सकता है और उसके वॉल्यूम को किसके बराबर में किया जा सकता है? तो स्फीयर के वॉल्यूम के, और वहां से उसको इक्वल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन देखोगे ना तो 2-3 सवाल ही टेट्राहेड्रन के ऊपर हैं, ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। बोलोगे सर टेट्राहेड्रन कैसा पिरामिड होता है? तो देखो टेट्राहेड्रन जो होता है ना वो आपका एक ऐसा पिरामिड होता है जिसका जो बेस है वो भी ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको बनाते हैं ना, देखो टेट्राहेड्रन के बारे में ज्यादा समझो। यहाँ पे टेट्राहेड्रन का सीधा हम आपको फोटो ही उठा लेते हैं ताकि अगर हो सके तो अगले 5 मिनट में आपका जो ये टॉपिक है ये खत्म कर दें, क्योंकि प्रशांत सर की क्लास है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि आज ये टॉपिक खत्म कर दूं ताकि कल से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। ये हमारा टेट्राहेड्रन हो गया। टेट्राहेड्रन के बारे में हम आपको चंद बातें जो है वो समझा देंगे। ये देखिए, जब आप यहाँ पर एक अलग ही टॉपिक डालेंगे ना और लिखेंगे यहाँ पे टेट्राहेड्रन, ठीक है। और टेट्राहेड्रन में क्या होता है? तो ज्यादा नहीं, ये भी एक तरह का पिरामिड ही है, लेकिन बस ये एक ऐसा पिरामिड है जिसका जो है टॉप सरफेस और मतलब यहाँ पे जो इसके स्लैंट एज होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के। देखते चलो यहाँ पे, ये मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो समझो यहाँ पर बच्चों इस बात को, ठीक है। ये क्या होता है कि आपने एक ट्रायंगल को देखा है तो बोलोगे हाँ सर हमने एक ट्रायंगल को देखा है ट्रायंगल को। आपको ये भी बात पता है कि ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। तो क्या करना, आप अपने घर में जाना, एक ऐसा पन्ना लेना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एक यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के भुजा को इधर से मोड़ देना, उधर से मोड़ देना, उधर से मोड़ देना, और जब इसको मोड़ कर मिलाओगे ना तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके से
टेट्राहेड्रन बनाकर देगा। जब आप इस वाले पन्ने को मोड़ोगे ऐसे, उस वाले पन्नों को मोड़ोगे ऐसे और इस वाले साइड को एकदम ऐसे मोड़ोगे तो जो सरफेस बनेगा वही आपको क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रन। यानी टेट्राहेड्रन में टोटल कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो टोटल एक तरह के 1 2 3 4 चार तरह के इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। दिख रहा है 1 2 3 4, टोटल 4 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो टेट्राहेड्रन, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो हेक्सागन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमने वही बात कहा यहाँ पर कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे मेरे भाई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा टेट्राहेड्रन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो टेट्राहेड्रन की जो साइड होती है वो कितना होता है, ए होता है, ठीक। उसके बाद ये भी जो साइड होती है ना, सारे के सारे ए होते हैं, सब के सब साइड के बराबर। तो अगर हम टेट्राहेड्रन में इस फिगर को छोड़ दें एक पल के लिए, इस फिगर को डिलीट मार दो, ठीक है, इस फिगर को गोली मारो। अगर हम ऐसे समझे कि ये जो साइड है हमारी ये ए के बराबर है, ये भी साइड हमारी ए के बराबर है, ये भी साइड जो है वो हमारी ए के बराबर है, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रन का बीच में यहाँ पर जो मेरे भाई यहाँ वैल्यू आता है ना, ये इसका हाइट कहलाता है, ठीक। तो यहाँ से हमें बहुत सारी बातें समझ में आई कि टेट्राहेड्रन का जो साइड होता है वो कितना होता है, तो साइड जो होता है वो हमारा ए होता है। इसके अलावा जो ये टेट्राहेड्रन का जो हाइट होता है ना, ये मैं डायरेक्ट आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप याद कर लो। टेट्राहेड्रन का हाइट कितना होगा डायरेक्ट, और टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे फिर उसके बाद आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, कैसे आया, फिर और 100 तरह के सवाल आपके मन में खड़ा होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट टेट्राहेड्रन का जो साइड है वो याद कर लेना है और टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे, एक सेकंड पानी पी लूं। पेपर में सीधा का सीधा यहाँ से सवाल पूछा जाता है और उतना आपको ध्यान जो है वो टेट्राहेड्रन पे नहीं देना है। सिंपल बोलेंगे सर यहाँ पर डायरेक्ट हमको रिजल्ट याद है और हम काम खत्म कर देंगे, ठीक है। रुकेंगे एक सेकंड। चलो नहीं होगा ना तो मैं टेट्राहेड्रन का एक अलग से क्लास ले लूंगा, ठीक है। क्यों जल्दी में कराना, एक लास्ट टॉपिक है, 3 सवाल बचे हुए हैं, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा देंगे कि इसके हम हाइट को कैसे निकालते हैं, इसके वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं, इसके टोटल सरफेस एरिया को कैसे निकालते हैं, इसके कर्व सरफेस एरिया को कैसे निकालते हैं, ठीक है। रटना तो बहुत आसान होता है, रटने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसको डिटेल में आपको पढ़ा देंगे। अभी थोड़ी समय की कमी है, किसी और टीचर की क्लास लगने वाली है। इसी तरीके से हमारे जो ये 3 सवाल होंगे, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर खत्म हो जाएगा, आधे घंटे का लेक्चर होगा और उसके बाद हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है कि नया टॉपिक जो है हम बता देंगे आप लोगों को, क्लासेस में आप लोग देख लेना, अपने बैचेस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो समय बच जाएगा, इसके बाद अगर किसी का थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन के बारे में हम डिटेल वे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे भाई। चलो आ जाओ आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।